उसमें लोग क्या करते हैं कि फिर माल प्रैक्टिस करेंगे, अल्टीमेटली एंड यूजर को नुकसान होगा। नहीं 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 शुक्ला जी, मैं उसमें आपको आर्ग्यू कर रहा हूँ। एक मिनट मेरी बात सुनिए। वो तो एनटीपीसी ने बहुत बढ़िया फॉर्मेट निकाला है। आप एस कंटेंट 20% क्यों 30% वाला दीजिए ना, आपको कुछ पैसा ही नहीं मिलेगा। जितना एस कंटेंट ज्यादा होगा जीसीवी लो हो गई। हमने ये किया हुआ है। एस कंटेंट के आधार पे हमारी जीसीवी निकलती है, मॉइस्चर के आधार पे हमारी जीसीवी निकलती है, इसलिए उसको छोड़िए। आपकी मशीनरी जो बिकेन है उस हिसाब से आप अभी गाइड कर रहे थे। मेरा ये एनटीपी एनपीटीआई को भी कहना है सर कि जो भी प्रेजेंटेशन देने उनका प्रेजेंटेशन एक बार आप सुनिए, या तो जो भी प्रेजेंटेशन देने वाले हैं उनके साथ आप पहले बात करिए, उसके बाद में प्रेजेंटेशन दिलवाइए, तो सबका क्या समय खराब नहीं हो। जैसे अभी आपको शुक्ला जी मैं बताऊं कि आपने जो भी प्रेजेंटेशन दिया ना उसमें कई सारी बातें रखी, वो 2017 से लेके अभी तक एनटीपीसी ने मिशन अपने एमओपी ने और सबने मिलके बहुत डिस्कशन किए हैं। नीति आयोग ने एक बहुत बड़ा देश के लेवल पे सर्वे करवाया था, उसके बाद में ये स्पेसिफिक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन बनाया, उसके आधार पे ये ब्रिकेट को छोड़ के फिर पैलेट में आए हैं। आपने वुड पैलेट की बहुत सारी बातें की हैं, यहाँ वुड पैलेट की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम बायोमास के आधार पे पूरे देश को ले जाना चाह रहे हैं। क्योंकि सिर्फ बायोमास इकोनॉमिकली नहीं, पॉल्यूशन नहीं, हमारे देश के गांव के किसान की, और किसान जो नहीं है खेतीहर मजदूर है उनकी इकोनॉमिकली इतनी बढ़िया होगी, रोजगार इतना जनरेट होगा, गांव की इकोनॉमी बहुत ग्रो करेगी। इस लेवल पे अगर इसको सोचा जाए ना, तो वुड की हम बात ही नहीं करें, ना ब्रिकेट की बात करें, क्योंकि ब्रिकेट के लिए 5 साल से एक्सरसाइज हो चुकी है। इसलिए अब ब्रिकेट की बात न कीजिए, हम आगे बढ़े। बस इतना ही मेरा कहना है। तो एमओपी एक बार ये ध्यान करे, और एनपीटीआई भी एक बार जो भी प्रेजेंटेशन दे तो एक न एक बात हमारी रिपीट ना हो सर प्लीज। तो पहले उनका प्रेजेंटेशन ले लिया जाए। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट ले लीजिए ना अभी फिर। अभी मुझे लगता है नेक्स्ट प्रेजेंटेशन किया जाए। बिल्कुल कर दिया जाए, कर दिया जाए सर। मेरा निवेदन इतना ही है सर कि जितने भी प्रेजेंटेशन दे या तो जितना भी जो कहे वो हमारे विषय से हट के कुछ ना कहे। ये बायोमास मिशन है, बायोमास को कैसे हम यूटिलाइज कर सके, हम उसके लिए पैलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कितना ज्यादा लगा सके, उसके लिए ही सब बातें हो तो क्या सार्थक हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। पहले स्लाइड सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे इंचार्ज डॉक्टर शुक्ला साहब का और एनपीटीआई का, मुझे यहाँ पर थोड़ी अवसर दिया गया है इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बोलने का, जिसमें कि ये यूज़ ऑफ कॉटन स्टॉक बायोमास या एग्रो रेसिड्यू बायोमास पे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। इसमें मैं स्पेशली कॉटन स्टॉक बायोमास कलेक्शन के ऊपर बात करूंगा। जो ब्रिकेट पिलेट बनाने का जो इशू है, इसमें मैं समझता हूं कि सबसे इम्पोर्टेंट इशू यही है कि कलेक्शन कैसे किया जाए। फार्मर्स इसलिए जलाते हैं कि उसमें फार्मर्स को वैल्यू नहीं दिखती है, वो कचरा समझते हैं कॉटन स्टॉक या डंठल को। कपास चुनाई या पिकिंग के बाद में उसको कचरा समझ के जलाया जाता है। अगर वो उसमें वैल्यू देखे, उसमें वो पैसा देखे तो जलाएगा नहीं। तो ये समस्या इसलिए है कि आप जैसे देख रहे हैं, पहली स्लाइड में देख रहे हैं कि अपना एरिया जो है कपास का 12 मिलियन हेक्टेयर्स, इसको पूरे डंठल कलेक्ट करना, पिकिंग करना, हार्वेस्टिंग करने के लिए कितना मैन पावर लगेगा, और बहुत सारी पावर लगेगी जिसको साइज रिडक्शन में, चिपिंग करने में। यही बड़ी समस्या है। इसकी वजह से ये अभी तक ये किसान एनकरेज नहीं होते हैं अभी तक पिकिंग के लिए। इसको हमको अप्रोप्रिएट एक मेथड देनी चाहिए और एक उनको सुविधा देनी चाहिए ऑन फार्म, जहाँ की उसका जो कॉटन स्टॉक कलेक्ट किया जाए और उनको वहीं पर फार्म पे पैसा मिले। तो जैसे कि अभी जिनिंग इंडस्ट्री एस्टैब्लिश्ड है, वैसे ब्रिकेट पिलेटिंग इंडस्ट्री को ये काम करना पड़ेगा कि किसान पे फार्म पे जा कर के वो
चिपिंग करवा के चिप का बायोमास को अपने फैक्ट्री तक ले जाना पड़ेगा। तो ये पहली स्लाइड ही मोटा मोटी सार बताती है कि देखिए बहुत सारा मैन पावर लगेगा, पर एकड़ 10 से 12 मैन पावर लगता है ये चिपिंग करने के लिए। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि पहले कॉटन स्टॉक को हार्वेस्ट किया गया है, मतलब मैन्युअली निकाला गया है। इसमें आप देख रहे हैं रूट भी उसके साथ दिख रहे हैं। तो हाथ से निकालना 4 से 5 लेबर लगता है पर एकड़, और जिसमें किसान का लगभग 500 से 1000 रुपए लगता है इसको निकाल के रखना। और फिर उसको ड्राइंग के लिए 1 हफ्ते रखना पड़ता है। ड्राई होने के बाद में 2 टन पर आवर का ये चिपर लगेगा, ट्रैक्टर ऑपरेटेड चिपर और ट्रांसपोर्ट ट्रॉली या ट्रक, जिससे कि ये नियर बाय ब्रिकेट या पिलेट मेकिंग फैक्ट्री में लिया जा सकता है। इन एब्सेंस ऑफ दिस यूनिट्स फार्मर हैव नो अदर वे दैन टू रिसोर्ट टू बर्निंग, क्योंकि अगर ये ऐसे ही रखा गया तो उसमें फिर बाद में पेस्ट की समस्या आती है, जो कि पिंक बोलवर्म वगैरह है उसमें काफ़ी पनपते हैं। तो फार्मर्स को ये कॉटन स्टॉक अगर नहीं टाइमली गया तो जलाना पड़ता है। सबसे अच्छा और फास्टेस्ट तरीका मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ एनी वेस्ट इज लाइक एज वी नो वी बर्न द थिंग्स, so that is the quickest way of disposing the waste. But if this is not the waste and timely taken to the briquetting and pelleting units, the farmer would be happy to earn at least 1000 rupees per acre by selling this to the briquetting plants. So जैसे हमने देखा 30 मिलियन टन्स कपास का डंठल 12 मिलियन हेक्टेयर से हर साल निकलता है, जिसमें कि खाली 10% कमर्शियली ब्रिकेट, पिलेट या पार्टिकल बोर्ड इसमें यूज होता है। रेस्ट इज आइदर बर्न्ट इन द फील्ड और प्लाउड बैक इन द फील्ड, या तो फिर डोमेस्टिक फ्यूल के लिए यूज करते हैं फार्मर्स। कैलोरीफिक वैल्यू जैसे कि सर ने भी पहले बताया 4000 किलो कैलोरीज पर केजी है। ये 4 मुख्य तरीके हैं जिससे कि कॉटन स्टॉक कलेक्ट किया जाता है। पहला तरीका है मैनुअल अपरूटिंग, काफ़ी ड्रजरी इन्वॉल्व है और कॉटन स्टॉक काफ़ी डीप रूटेड होने के कारण कभी उनको ट्रेडिशनल टूल या चिमटा यूज़ करना पड़ता है निकालने के लिए। तो जिसमें कि लगभग 500 रुपये, ये 2018 का डेटा है, तो अभी 800 से 1000 रुपये लगेगा पर एकड़। 1 एकड़ के लिए मैनुअल अपरूटिंग करना है, उसके बाद वो या तो किनारे रख देते हैं, ये जलाते हैं। ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड है मैनुअल अपरूटिंग करके फिर चिपर का यूज़ करना। इसमें 1500 रुपये या अभी कहिए 2000 रुपये पर एकड़ लगेगा। मैनुअल अपरूटिंग के बाद 1 हफ्ते के लिए उसको रखना। थर्ड मेथड है ट्रैक्टर वी पास। ये थोड़ी फास्ट और इकोनॉमिकल मेथड है देन मैनुअल अपरूटिंग। ट्रैक्टर वी पास लोकली मेड ट्रैक्टर टूल रहता है जिससे कि अपरूट करते हैं कॉटन स्टॉक, और ट्रैक्टर फ्रंट ब्लेड या इसी वी पास से ही कलेक्ट किया जाता है खेत में एक जगह, और फिर उसको चिपिंग करते हैं। एंड द लास्ट मेथड जो भी लेटेस्ट मेथड भी है, ऑन द गो श्रेडिंग ऑफ द हार्वेस्टिंग एंड चिपिंग ऑफ कॉटन स्टॉक। इसमें कि शक्तिमान जैसे ब्रांड है जो बनाते हैं श्रेडर्स, जो कि हार्वेस्ट होता है, ट्रैक्टर के साइड माउंटेड श्रेडर है, एंड देन ट्रॉली में वो साइमल्टेनियसली कलेक्ट होता है। इसमें लगभग 1200 से 1500 रुपये पर एकड़ खर्चा आएगा। इसमें समस्या एक ही है कि क्योंकि ऑन द गो है तो मॉइस्चर कंटेंट कॉटन स्टॉक में ज़्यादा रहेगा, 40 से 45% मॉइस्चर कंटेंट रहेगा। तो ये मुझे लगता है पावर प्लांट्स के लिए मॉइस्चर कंटेंट की समस्या नहीं होगी, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में वेट बढ़ता है, फिर बाद में ब्रिकेट पिलेट मेकिंग में उसको ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए अभी फिलहाल प्रेजेंटली जो करते हैं वो ड्राइंग प्रेफर करते हैं, ऑन द फील्ड ड्राइंग हो। तो हमारी जो स्टडी रही 2018 में जो की थी 5 गाँव में काटोल रीजन में 5000 एकड़ पे जो की थी, उसमें हमने पाया कि अप्रोप्रिएट लॉजिस्टिक्स यही रहेगा कि या तो वी पास से या मैन्युअली अप्रूव किया जाए, जिसके लिए कि 3 से 4 लोग लगते हैं, और फिर उसको 1 वीक का सन ड्राइंग देने के बाद हीपिंग करना पड़ता है चिपर के लिए एक सेंटर में फार्म के, जहाँ की चिपर इंस्टॉल होगा। चिपर और जो 2 टन पर आवर कैपेसिटी का चिपर और 2 ट्रांसपोर्ट ट्रॉलीज, क्योंकि 1 घंटे में जब ये चिपर भर जाता है तो बाय द टाइम इट टेक्स दैट मटेरियल टू ब्रिकेटिंग इंडस्ट्री, द चिपर खाली रहेगा,
इसलिए 2 ट्रांसपोर्ट ट्रॉलीज यूज़ की जाती है, और ट्रांसपोर्टेशन विद इन 50 किलोमीटर हो तो ये इकोनॉमिकल रहता है। एंड द टोटल कॉस्ट एट द फैक्ट्री गेट इज अबाउट 1500 पर टन। ये वीडियो नहीं चलता है लगता है, इसमें एक वीडियो है एम्बेडेड है, लेकिन इश्यू है इसमें चिपर। हाँ, अच्छा, इसमें चलेगा नहीं। चिपिंग कैसे करते हैं इसका एक वीडियो है, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली चल नहीं रहा है। हाँ नहीं, अभी वो पेन ड्राइव में खाली प्रेजेंटेशन लाए थे। तो चिपर है बेसिकली 2 टन पर आवर का ट्रैक्टर माउंटेड चिपर। इसमें काटोल रीजन में हम लोगों ने चिपिंग करके देखा है, ये इसका वीडियो है। और ये ऑन द गो श्रेडिंग का भी इसमें वीडियो है एम्बेडेड। ये शक्तिमान का श्रेडर है, और आप देख सकते हैं इसमें श्रेडर ट्रैक्टर के साइड में है। हार्वेस्टिंग होता है 6 इंच अबव ग्राउंड। तो इसमें यही एक समस्या है कि रूट्स और ये कुछ स्टॉक फील्ड में रह जाता है, जिसके लिए कि बाद में रोटावेटर या दूसरा ऑपरेशन करना पड़ता है। ये एक्टिविटी हमने 5 गांवों में की थी काटोल के आजू बाजू में, और जिसमें 1000 फार्मर्स थे इन्वॉल्व, और जिसके 5 ग्रुप करके 50 HP के 2 ट्रैक्टर थे और एक श्रेडर था। और भक्ति बायोकोल काटोल को ये सप्लाई किया गया था ब्रिकेट मेकिंग के लिए। तो इसका इकोनॉमिक एनालिसिस ऐसे रहा कि लगभग 25 लाख रुपए गए थे टोटल मैनुअल अपरूटिंग एंड कलेक्शन के लिए, ये 5000 एकड़ के लिए, और चिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन लेकर के टोटल कॉस्ट हुए थे 75 लैक्स फॉर 5000 एकर्स। और सेलिंग प्राइस रही 2500 पर टन, उस हिसाब से इनकम हुआ था 125 लाख। तो प्रॉफिट 50 लाख का इसमें हुआ था 5000 एकड़ में और 5 गाँव में। तो जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया था 500 रुपये पर एकड़, या कहिए 500 रुपये पर टन, क्योंकि पर एकड़ 1 टन लगभग कॉटन स्टॉक आता है। तो ये इसमें ऐसे 500 रुपये पर एकड़ फार्मर अर्न किया बाय मैनुअल अपरूटिंग एंड चिपिंग एंड सेलिंग टू ब्रिकेटिंग फैक्ट्री। और इससे फायदा उसका ऐसा होता है कि अदर ये सेल नहीं होता तो उसको एनीवे उसको डिस्पोज करने के लिए भी लेबर लगा के 500 रुपये खर्चा आता, जलाने के लिए भी 1 एकड़ फील्ड क्लियर करने के लिए 500 रुपये और खर्चा आता। तो 500 रुपये इसमें जो अर्निंग हुआ प्लस वो 500 रुपये जो सेव किया, इस तरह से वो 1000 रुपये पर एकड़ कमा सकता है बाय यूटिलाइजेशन ऑफ कॉटन स्टॉक फॉर दिस सप्लाई। तो इन कंक्लूजन यही है कि कॉटन को हम लोग खाली लिंट के लिए देखते हैं, ये ना देखते हुए कपास को भी, ये डंठल को भी अगर वैल्यू अच्छी मिले तो फार्मर उसमें पैसा देखेगा तो जलाएगा नहीं। तो उसके लिए हमको लॉजिस्टिक्स एस्टेब्लिश करना जरूरी है, उसके अभाव के कारण ही वो जलाता है। और वो अगर इसकी और अगर वैल्यू बढ़ जाए, जैसे कि और भी कई यूजेस है, कंपोस्टिंग है, मशरूम है, ब्रिकेटिंग प्लेटिंग है ही, तो फार्मर को इससे अपना इनकम डबल कर सकता है। तो अभी ये अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस इसलिए कि मशीनरी का अभाव भी है। प्रॉपर मशीनरी अभी मशीनरी ऐसी नहीं है कि जो डंठल को रूट के साथ निकाले। अभी जो है शक्तिमान का श्रेडर है वो 6 इंच ऊपर कट करता है, तो उसके बाद उसको अगेन हैंडलिंग ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक इज आल्सो प्रॉब्लम। तो अभी लोग प्रिफर करते हैं कि मैन्युअली चिमटा या हाथ से ही उसको उखाड़ा जाए, फिर ड्राइंग करते हैं। लेकिन ये 12 मिलियन हेक्टर पे इतना सब मैन्युअली करना बहुत एनर्जी एंड लेबर ड्रजरस भी है ऑपरेशन। तो इसके लिए अगर और भी मशीनरी पे काम हो और सूटेबल मशीनरी, अप्रोप्रिएट मशीनरी आ जाए तो ये ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा, तो उसमें प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। और एम्प्लॉयमेंट भी इसमें अभी तो बहुत मैन्युअली काम होता है। तो इसलिए अभी 5000 मैन डेज हमारे जो केस स्टडी में हमने देखा जनरेट हुए ओवर 3 मंथ्स पीरियड। तो जैसे अभाव में, लॉजिस्टिक्स के अभाव में फार्मर्स जलाते हैं, तो कुछ उनका उसमें नटशेल कि पर हेक्टर सारी वैल्यू हम खो देते हैं। अगर अप्रोप्रिएट सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स है तो कम से कम 1000 रुपये पर हेक्टर अगर पकड़े तो भी 1200 करोड़ रुपए पर एनम
का एनुअल मतलब देश के लेवल पे, कंट्री लेवल पे इतना उसका ये है। बस यही कहना चाहता था मैं। थैंक यू। हाँ हाँ, पर हेक्टर, पर एकड़ अभी 500 रुपये हमने पकड़ा था पिछले स्लाइड में, तो इसलिए डबल मिनिमम ये पकड़ के अगर 1000 भी पकड़े पर हेक्टर, दिस कैन बी द मिनिमम। ये कंट्री लेवल पे बताने के लिए कि इतना 1200 करोड़ कंट्री लूज कर रहा है in terms of this biomass by not utilizing it properly in absence of the logistics. This is minimum figure. It can be more than that. This is 2018 figure. ठीक है। हेलो 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 हेलो। हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है सर आपकी? हाँ सर, एनी डाउट? नहीं, बहुत बढ़िया सर ने प्रेजेंटेशन दिया, और ये जो फिगर बता रहे हैं वो कॉटन के लिए बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, और 18 का है, 2018 का। बहुत बढ़िया। इसमें बस कहने का इतना ही है कि सर ने जो ये बताया ना, उससे एक समझ में आता है सर जी कि ये गांव की इकोनॉमी के सीधा सीधा पैसा जा रहा है। अच्छा। ये हम अगर इसको पोल्यूशन से भी न लेने तो गांव की इकोनॉमी इतनी ग्रो करेगी, क्योंकि जी उनका परचेजिंग पावर बढ़ेगा, जी और ये नहीं तो वेस्ट ही है उनके लिए, वेस्ट का इनको वेल्थ मिल रहा है। ये अगर मिनिस्ट्री को इसके लेवल पे भी अगर सोचे ना, तो ये बहुत बड़ा देश का काम हो सकता है। ठीक है सर, ठीक है ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सर। फाइनल। हाँ वर्षा जी। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम वर्षा सातनकर है। मैं जीनी ट्रेनिंग सेंटर आईसीआर सिरकॉट नागपुर में कार्यरत हूँ। मेरा टॉपिक है आज का थर्मोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ बायोमास इश्यूज एंड चैलेंजेस। सो बायोमास एक्चुअली होता क्या है? सो ये एक ऑर्गेनिक मैटर होता है जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता है, जैसे अपना प्लांट्स हो जाता है, एनिमल्स, ये सब बायोमास कहलाता है। और ये बहुत अच्छा एनर्जी का सोर्स है, इसीलिए हम इसका यूज या तो एनर्जी जनरेशन के लिए कर सकते हैं, या और भी दूसरे यूजेस है जिसके लिए हम बायोमास का यूज कर सकते हैं। सो कहाँ से हमें बायोमास मिल सकता है? देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ बायोमास जहाँ से हमको बायोमास मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, इन राइट साइड हम लोग पिक्चर देख सकते हैं बायोमास के सोर्सेज। हमें एग्रीकल्चरल रेसिड्यू से बायोमास मिल सकता है, म्यूनिसिपल वेस्ट मिल सकता है, एनिमल से जो एनिमल का जो रेसिड्यूज होता है, एनिमल से जो मिलता है वो बायोमास, वो भी एक बायोमास ही कहलाता है। हाउस, हम लोग का जो लोकल कम्युनिटी है, घर में भी बहुत सारा कचरा जो निकलता है, वो भी एक बायोमास का ही एक पार्ट है। तो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ बायोमास है। जैसे फील्ड एंड प्लांटेशन बायोमास हम लोग देख सकते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स जैसे स्टॉक्स हो गए, स्ट्रॉ, एडिबल मैटर्स लाइक अपना फ्रूट्स हो गए, स्पाइसेस, सीड्स, एनर्जी क्रॉप्स होगी, बैम्बो, प्लांटेशन डेब्रिज एंड लाइव स्टॉक वेस्ट। अर्बन वेस्ट बायोमास में आएगा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, सीवेज स्लज, किचन एंड कैंटीन वेस्ट। इंडस्ट्रियल बायोमास में एग्रो इंडस्ट्रियल बायोमास और ऑयल केक हो जाएगा, सुगर मोलासेस, फ्रूट से सॉ डस्ट, ये सब कुछ बायोमास कहलाता है। फॉरेस्ट से भी हमें कुछ बायोमास मिलेगा, वैसे ही हमें एक्वेटिक बायोमास भी मिलेगा। तो टोटल ये मिला के बायोमास कहलाता है।
अब हम लोग बार-बार बोल रहे हैं कि हमें वेस्ट से एनर्जी जनरेट करना चाहिए, तो क्यों? हम लोग को वेस्ट से एनर्जी जनरेट करने की आखिर क्यों ज़रूरत पड़ रही है? तो जैसे हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, आज हमारी सबसे बेसिक नीड हो गई इलेक्ट्रिसिटी। डे बाय डे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत और बढ़ेगी, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी भी हमको उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। साथ में एनर्जी की डिमांड भी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, और क्योंकि हम लोग फॉसिल फ्यूल पे अभी ज़्यादातर डिपेंडेंट हम फॉसिल फ्यूल्स पे है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे-धीरे ये जो सोर्सेज़ है, नेचुरल सोर्सेज़, वो धीरे-धीरे खत्म होते जाएँगे। तो हम लोग को चाहिए कि हमको एक अल्टरनेटिव सोर्स देखें जिसके थ्रू भी हम लोग एनर्जी या पावर जनरेट कर सकें। तो हम जानते हैं कि इंडिया हो चाहे बाहर की जो दूसरे देश है, बायोमास का जो प्रोडक्शन हो रहा है डे बाय डे, वो बहुत ज़्यादा, हर साल हमें एक ह्यूज अमाउंट में बायोमास मिल रहा है, और क्योंकि बायोमास में एनर्जी बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है, तो क्यों ना हम इस बायोमास का यूज़ करके एनर्जी या पावर को जनरेट कर सकें। सो ये एक स्टेटस ऑफ इंडियन रिन्यूएबल पावर जनरेशन, कितना कौन-कौन पावर जनरेशन में कितना-कितना परसेंट अपना शेयर करता है, उसका जस्ट एक डेटा है कि थर्मल से हमें 64% मतलब शेयर वो देता है, न्यूक्लियर से 2.78%, हाइड्रो से 21%, और जो हमारा रिन्यूएबल सोर्सेस है वो अपना 10% कंट्रीब्यूट करता है। रिन्यूएबल सोर्सेस में भी हम लोग देखें तो विंड जो है वो 13 गीगावाट देता है, हाइड्रो स्मॉल जो हाइड्रो है वो 2.8, और जो हमारा बायोमास से जो हमें एनर्जी मिलती है, वो जो बचा है वो बायोमास से मिलता है। लगभग 3 to 5% हम लोग बोल सकते हैं कि 3 to 5% हम बायोमास से पावर प्राप्त कर सकते हैं। सो अगर हम क्रॉप रेसिड्यूज की बात करें, क्रॉप बेस्ड एग्रो रेसिड्यूज की बात करते हैं, तो हमारा फूड ग्रेन, ऑयल सीड, शुगर केन, फाइबर क्रॉप्स और अदर जो दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, ये मेन की प्रोड्यूसर होते हैं जो एग्रो रेसिड्यूज जनरेट करते हैं। तो इंडिया में 2016 के अकॉर्डिंग, ये थोड़ा पुराना डेटा अब और ज़्यादा बढ़ गया है, तो इंडिया जनरेट्स हर साल लगभग इंडिया 500 मिलियन टन्स बायोमास जनरेट करता है, इवन इससे बहुत ज़्यादा करता है। सो इसमें वीट जो है वो अपना वीट का लगभग 20% वीट कंट्रीब्यूट करता है, राइस लगभग 24% कंट्रीब्यूट करता है, शुगर केन सबसे ज़्यादा करता है 26%, फाइबर क्रॉप्स 3%। सो ये उनका परसेंटेज है कि बायोमास में क्रॉप रेसिड्यूज का कितना-कितना परसेंटेज है। सो देयर आर 4 स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, ये लगभग 47% बायोमास को बर्न करता है। सो इन जनरल प्रैक्टिस, जैसे हमारे जो किसान भाई लोग हैं, उनके पास जो भी फील्ड में जो कचरा होता है, अब क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, या तो वो नॉलेज नहीं होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा रेसिड्यूज को कुकिंग के लिए यूज़ करता है, जला करके उसे कुकिंग के लिए यूज़ करता है। कुछ लोग शेल्टर्स के लिए, छोटे-छोटे झुग्गी-झोपड़ियाँ बनाने के लिए बायोमास यूज़ करते हैं, बाकी वो बायोमास का कोई यूज़ नहीं जानता है। तो अगर हम फार्म लेवल पे, अगर हम किसान भाइयों के लेवल पे भी अगर कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी उनको दे सके जिससे वो फील्ड में ही अपने बायोमास का यूज़ करके उससे अगर कुछ इनकम प्राप्त कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा हम लोग का प्रोग्रेस होगा। सो क्योंकि हमारे किसान भाई जो फील्ड में जो उनको बायोमास मिल रहा है उसको जला देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि उनको, अगर वो फील्ड में ही बायोमास जलाते तो क्या-क्या प्रॉब्लम्स उनके फील्ड में आगे फ्यूचर में हो सकती है। जैसे कि उनकी धीरे-धीरे अभी उनका जितना भी उनका प्रोडक्टिविटी है, धीरे-धीरे वो ग्राफ प्रोडक्टिविटी का, फर्टिलिटी का ग्राफ धीरे-धीरे डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि वो फील्ड में अपनी क्रॉप जला रहे हैं। सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, बहुत सारे जो अपने फील्ड में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, और इसके साथ-साथ जलाने से जो पॉल्यूशन होता है वो एक अलग चीज़ है, ग्रीन हाउस गैसेज़ उससे एमिशन होता है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जो हमारे किसान भाइयों को खासकर नहीं पता चलता है। अगर हम अपनी टेक्नोलॉजीज़ किसानों को दें, छोटे लेवल पे जो लोग हैं उनके पास लेके जाएँ, तो वो ना सिर्फ वो इस बायोमास का यूज़ कर सकते हैं, साथ में वो बहुत सारा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर एग्रो रेसिड्यूज देखें तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोग उससे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिकेट्स एंड पैलेट्स, ये पूरा सेशन ब्रिकेट्स एंड पैलेट्स का है। एक तो वो बना सकते हैं एनर्जी सोर्स के रूप में, दूसरा वो लोग अपने फार्म में, अपने खेतों में उनको जो भी एग्रो रेसिड्यूज मिल रहा है उससे वो कंपोस्टिंग कर सकते हैं। कंपोस्ट बना के, खाद बना के, या तो वो अपने खेतों में ही उस कंपोस्टिंग का यूज कर सकते हैं, या फिर उसको भी पैक करके उसको सेल करेंगे तो वो भी एक इनकम का एक उनका सोर्स होगा। दूसरा वो ऑयस्टर मशरूम है, वो एग्रो रेसिड्यूज का यूज करके मशरूम बना सकते हैं। हम जानते हैं मशरूम कितना महंगा जाता है, तो अगर वो टेक्नोलॉजी किसानों को देते हैं तो मशरूम बना करके भी एक एम्प्लॉयमेंट, एक प्रकार का वो एम्प्लॉयमेंट का एक सोर्स हो सकता है उनके लिए। इसके अलावा पार्टिकल बोर्ड्स हो गए, चारकोल, कार्बन बॉक्स, इस टाइप की जो छोटी-छोटी चीजें हम लोग एग्रो रेसिड्यू से स्मॉल स्केल लेवल पे बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं एनर्जी की।
तो अगर हम बायोमास को, ये तो हो गया स्मॉल लेवल पे, अब हम थोड़ा एनर्जी से रिलेटेड बात करना चाहते हैं कि अगर इन बायोमास को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती है जिसके थ्रू हम एनर्जी बायोमास से प्राप्त कर सकते हैं। सो पहला फिजिकल मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, बायोमास जो लूज बायोमास है उसको डेंसिफाई कर लेते हैं और उसका रूप चेंज कर देते हैं, उसको और डेंस करते हैं, जिससे उसकी एनर्जी वैल्यू बढ़ जाएगी और ट्रांसपोर्टेशन ये सब कुछ बहुत इजी हो जाता है। और ये जो ब्रिकेट्स है, पैलेट्स है, इसको हम फिर आगे गैसीफायर वगैरह, गैसिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है पायरोलिसिस, उसमें जो गैसीफायर होते हैं उसमें भी ये एज अ फ्यूल हम ब्रिकेट्स एंड पैलेट्स उसका यूज कर सकते हैं। तो फिजिकल मेथड ऑफ कन्वर्जन ऑफ बायोमास, देन बायोमास कन्वर्जन टेक्नोलॉजीज फॉर एनर्जी जनरेशन। सो बायोमास से एनर्जी जनरेशन की तीन मेथड होती है, तीन थर्मल मेथड्स होती है, डायरेक्ट कम्बशन, थर्मोकेमिकल कन्वर्जन एंड बायोकेमिकल कन्वर्जन। सो डायरेक्ट कम्बशन में क्या होता है, हम बायोमास को डायरेक्टली बर्न करेंगे, उससे जो हीट निकलेंगी उससे फिर हम लोग स्टीम जनरेट करके टरबाइन के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उससे जनरेट कर सकते हैं। एक ये मेथड होगी। सेकेंड मेथड है थर्मोकेमिकल कन्वर्जन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अंडर थर्मोकेमिकल कन्वर्जन दो वे से कर सकते हैं। एक होता है गैसिफिकेशन और दूसरा होता है पायरोलिसिस। गैसिफिकेशन में क्या होता है, हमें लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट मिलता है वो गैसेस होती है, और पायरोलिसिस में हमें तीन मेनली प्रोडक्ट्स मिलते हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। सॉलिड मीन्स चार, बायोचार विल गेट, ये पायरोलिसिस में हमें बायोचार मिलेगा, ऑयल मिलेगा, बायो ऑयल मिलेगा और गैसेस मिलेगी, जो एक एनर्जी फ्यूल के रूप में हम देख सकते हैं। थर्ड मेथड है बायोकेमिकल कन्वर्जन। सो इस मेथड में हम कुछ एंजाइम्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके फिर हम लोग आगे ले जाके उससे बायोफ्यूल प्राप्त कर सकते हैं। सो जैसे मैंने बताया, कम्बशन क्या होता है, कम्बशन इज द मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ कन्वर्टिंग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट टू फॉर्म ऑफ एनर्जी। So a process of burning completely the solid biomass by high temperature to produce heat, and फिर इस heat से फिर हम लोग electricity generate करने के लिए use कर सकते हैं। अब थर्मोकेमिकल कन्वर्जन, जैसे मैंने बताया, दो मेथड्स होती है, गैसिफिकेशन और पायरोलिसिस। तो गैसिफिकेशन क्या होता है, ये एक पार्शियल ऑक्सीजन की, हम लोग इसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन लेते हैं, लिमिटेड ऑक्सीजन, कंट्रोल्ड ऑक्सीजन का यूज करके फिर हम लोग जो हमारा बायोमास है उसको हम डिकम्पोज करते हैं। इसमें डायरेक्टली बर्निंग नहीं होता है, इसमें हम लोग उसको डिकम्पोज करते हैं, उससे गैसेस जनरेट करेंगे और गैसेस को फिर हम लोग आगे यूज करते हैं। एंड पायरोलिसिस जो प्रोसेस होती है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है, और फिर इससे हमें अगेन थ्री उसके प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। सो थर्मोकेमिकल कन्वर्जन रिफर्स टू द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर for the production of biofuels, including liquid, gaseous and solid fuels. So same thing, किससे हमें ये pyrolysis and gasification, these are the two way of thermochemical conversion of biomass. Then pyrolysis method क्या है? So pyrolysis is the advanced form of gasification which decompose the biomass using heat in the absence of oxygen. This process occurs at very high pressure and temperature around 500 degrees centigrade. So these are the three products which we get from the pyrolysis: bio oil, syngas and char. And combustible gases is condensed to obtain bio oil. इसमें जो gases निकलती है वो उसको condense करके फिर हमें जो liquid मिलता है उस liquid को हम लोग bio oil कहते हैं। सो ये जस्ट प्रोसेस फ्लो चार्ट है पायरोलिसिस का। हम लोग बायोमास लेते हैं, ड्राइंग करते हैं, ग्राइंडिंग, देन रिएक्टर में डालते हैं, वहां पे उसकी हीटिंग होगी, हीटिंग से रिएक्टर से गैसेस निकलेगी, साइक्लोन के थ्रू उसको हम लोग उससे चार अलग करेंगे, गैस निकल के हम इसको कंडेंस करेंगे जिससे बायो ऑयल मिलेगा, और गैसेस का हम लोग जो हॉट गैसेस है जिसको हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, उन गैसेस से हम वापस उसको ड्राइंग या हीटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। देन पायरोलिसिस भी दो टाइप का होता है, स्लो पायरोलिसिस एंड फास्ट पायरोलिसिस। अगर हमें बायोचार अगर ज्यादा चाहिए तो हम लोग स्लो पायरोलिसिस करेंगे, अगर हमें बायो ऑयल ज्यादा चाहिए तो हम लोग फास्ट पायरोलिसिस करेंगे। और बायोचार भी एक बहुत अच्छा सॉलिड हम बोल सकते हैं, जिसको अगर हम अपनी सॉइल में मिलाते हैं तो सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, तो इसीलिए सॉइल अमेंडमेंट के लिए हम लोग बायोचार का यूज कर सकते हैं। Gasification. So gasification takes place by heating the biomass with limited oxygen to produce low quality value gas, or reacting it with steam and oxygen at high pressure and temperature to produce medium heating quality gases like H2CO. थोड़ा अमाउंट में CO2 भी आता है इसमें। तो ये जो गैस निकलती है उसको प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। और फिर हम लोग गैसीफायर कैन वर्क
एट लो, हाँ गैसिफिकेशन प्रोसेस में ये इसलिए भी इसको अच्छा माना सकते हैं क्योंकि जो गैसिफिकेशन प्रोसेस गैसीफायर के थ्रू होती है। गैसीफायर को हम कम से छोटे स्केल पे भी गैसीफायर हम लोग कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं और हम उससे एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, एक बहुत अच्छी बात है। तो ये उसका प्रोसेस फ्लो चार्ट है। सेम हम लोग बायोमास लेंगे, अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट होगा तो हमको पहले ड्राइंग करनी होगी, साइज रिडक्शन, देन गैसीफायर में उसको डालेंगे जिससे हमें गैसेस मिलेगी, गैसेस को हम लोग प्यूरिफाई करेंगे, उसको अपग्रेड करेंगे तो लास्ट में हमें क्वालिटी फ्यूल मिल जाएगा। सो गैसिफिकेशन के डिफरेंट जोन्स होते हैं, 4 डिफरेंट जोन्स होते हैं जिसमें जो प्रोसेस होती है, कैसे कैसे हम लोग गैसिफिकेशन की प्रोसेस आगे बढ़ती है उसका ये दिया गया है कि गैसिफिकेशन में 4 जोन होते हैं, ड्राइंग जोन, पायरोलिसिस जोन, कंबशन एंड लास्ट रिडक्शन जोन। सो फर्स्ट बायोमास जो है वो ड्राइंग जोन में आता है, जिसमें अगर उसमें कुछ पानी होगा तो वो H2O वहां से थोड़ा H2O रिलीज होगा। पायरोलिसिस जोन जिसमें ऑक्सीजन के अब्सेंस में हम उसको इनडायरेक्ट हीटिंग करते हैं बायोमास का, जिससे चार बनता है, कुछ टार गैसेस निकलेगी और थोड़ा सा लिक्विड। देन कंबशन जोन, उसमें हम थोड़ा सा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जिससे H2O रिलीज होगा और CO2 रिलीज होगा। फिर ये फिर से रिडक्शन जोन में फिर से वो जो रेड चारकोल बना है उसके थ्रू पास होता है, जिससे रिएक्शन होती है, क्योंकि हमारा जो बायोमास होता है वो कार्बन उसमें ज्यादा होता है, इसलिए H2O और CO2 फिर से उससे रिएक्ट करेगी और हमें लास्ट में जो गैसेस मिलती है वो H2O और CO मिलता है। तो ये प्रोड्यूसर गैस है। सो जैसे मैंने डिफरेंट जोन्स बताए थे, वो लेफ्ट साइड में आप पिक्चर देख सकते हैं डिफरेंट जोन और उससे क्या क्या रिलीज होता है। ये इधर हमारा बायोमास है, सपोज ये दिस इज गैसीफायर, हमने बायोमास लिया फर्स्ट ड्राइंग जोन जिससे हमारा जो ड्राई बायोमास उससे H2O निकल गया, लगभग 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे ड्राइंग होता है। सेकेंड जोन फिर बायोमास नीचे आएगा, पैरालिसिस जोन जो होता है लगभग 200 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यहाँ पर फिर कुछ एयर, टार गैसेस और फिर चारकोल बनेगा। देन हम कंबशन सेक्शन आएगा जिसमें जो कंबशन होता है वो 800 से लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंबशन होता है, जिससे हमें हॉट रिएक्टिव चारकोल मिलता है, यहाँ पे H2O और CO2 रिलीज होगा। देन इन रिडक्शन जोन हमें जो कि 650 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है, लास्ट में हमें H2O और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगी। सो दिस इज प्रोडक्ट फ्रॉम थर्मल कन्वर्जन ऑफ बायोमास। जैसे मैंने बताया कि बायोमास की थर्मल कन्वर्जन की 3 मेथड्स है, गैसिफिकेशन, पायरोलिसिस एंड कंबशन। सो गैसिफिकेशन से हमें क्वालिटी गैस मिलेगा, सिनगैस मिलेगा। पायरोलिसिस से हमें 2 प्रोडक्ट मेनली गैस एंड ऑयल मिलेगा, एंड कंबशन से हमें फ्यूल गैसेस मिलेगी। अब गैसिफिकेशन पायरोलिसिस से जो गैसेस मिल रही है उसको हम अगर प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोसेसिंग करने के बाद उसका यूज पावर जनरेशन के लिए कर सकते हैं या केमिकल प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए कर सकते हैं। सो बेनिफिट्स फ्रॉम बायोमास बेस्ड पावर, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमें बायोमास बेस्ड पावर से। डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन ऑफ पावर, क्योंकि हम जानते हैं बायोमास हर एक एरिया में आपको बायोमास मिल जाएगा, और ये बायोमास जो गैसिफिकेशन प्रोसेस है स्मॉल स्केल पे भी बन सकती है। तो इस प्रकार से जो गैसिफिकेशन प्रोसेस है कैन बी यूज टू फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन ऑफ पावर। और ये जो टेक्नोलॉजीज है वो स्मॉल रूरल एरियाज के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, और रूरल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए भी ये हम बोल सकते हैं कि अगर हम लोग किसी एरिया में, किसी स्मॉल एरिया में अगर हम गैसीफायर कुछ अगर इंस्टॉल करते हैं तो जो हमारे उस आसपास के जो लोकल पीपल है उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी एक साधन हो सकता है। So even though biomass gasification provides the various benefits and can produce power at small scale, the total amount of power production from biomass gasification in India is relatively low. इतना होने के बाद भी हम पता नहीं थोड़ा सा जो गैसिफिकेशन का जो हम लोग देख रहे हैं वो थोड़ा कम ही हो रहा है, जितना होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है। सो करेंट चैलेंजेस, बायोफ्यूल प्रोडक्शन फ्रॉम बायोमास। So though biomass is an exhaustible resources, the sources of feedstock remains a primary challenge for biofuel production. The loose biomass is affected by moisture content, lower density and ash content. These results in lower calorific value and less efficiency. And the logistic का सबसे बड़ा problems है due to the highly dispersed nature of the biomass feedstock. Collection, storage and transportation of biomass from the field to the plant, thermal plant, could be very energy intensive. तो इस बात पे ध्यान देना है कि जो logistics है वो थोड़ा उस पे काम किया जाए. Then uneven distribution of biomass would significantly increase transportation cost and emission during the transportation. The storage of huge amount of biomass increase the cost of bioenergy production. So the cost of production could be main concern in the commercialization of this technology. गैसीफायर जिसका यूज हम गैसिफिकेशन के लिए करते हैं उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है, जैसे कि
इसको चालू करने में लगभग स्टार्ट करने में ही लगभग आधा घंटा चले जाता है। और क्योंकि रॉ मटेरियल जो होता है बायोमास जो है वो थोड़ा बल्की होता है, तो इसीलिए हमको बार बार रीफ्यूलिंग करने की जरूरत पड़ती है उसको, ताकि वो कंटिन्यूअसली चलता रहे जो सिस्टम है। Then handling residues such as terry condensate is time consuming and dirty work. Then driving with producer gas fueled vehicle required much more and frequent attention than gasoline and diesel fueled vehicles. So, and fourth limitation is obtaining the proper state of producer gas is a challenging task, because physical and chemical properties of the producer gas, for example energy content, gas composition and impurities, ये vary करती है time to time. High amount of ash and dust particle remains in the gas. Therefore, when it is used for engine, extensive gas cleaning is required. And last limitation, all the gasifiers have fairly strict requirement for fuel size, moisture, ash content. So improper fuel preparation is an important cause of technical problems with gasifier. So यहाँ पे अगर हम लोग briquettes और pellets का use अगर हम gasification में करते हैं, तो ये थोड़ा सा जो fuel size का जो problem आ रहा है वो हम लोग थोड़ा उसको कम कर सकते हैं. And products like bio oil and biogas requires further catalytic upgradation to promote their quality to reach common fuel standards. Therefore, efficient catalysts are these catalysts are very costly. So industry normally इस type के जो costly जो catalyst है उसको use नहीं करती है generally. और there is a large amount of mineral acids is generated during the thermochemical conversion of the biomass. और therefore इरोजन का प्रॉब्लम, करोजन का प्रॉब्लम, सिस्टम के अंदर इरोजन प्रॉब्लम आ सकता है, ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है. सो क्या क्या हमें जरूरत, किस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है? सो मोर लॉजिस्टिक्स एंड टेक्नो इकोनॉमिक असेसमेंट रिगार्डिंग डिफरेंट कन्वर्जन टेक्निक्स आर नीडेड to work out the optimal economic feasible methods for biofuel production. Also, to reduce corrosion problem, the reaction system for thermochemical conversion of biomass needs to be cleaned frequently after several runs. And for large scale production and wide application of biofuels, feedstock, pre-treatment, catalyst development, and as well as optimization of whole system is needed. So conclusion is that biofuel is undoubtedly one of the most promising fuel for our future due to its almost zero carbon footprint and an endless feedstock resources. With serious concern, it is very important for India to start use of renewable energy sources and to explore sources that can bring power in distributed manner and on a small scale, so that over 60,000 villages that have no access of power can be benefited. And thermal conversion of biomass can be very useful, especially biogasification based power. ये बहुत useful हो सकता है इस type की problems को solve करने के लिए. Thank you. किसी के कुछ questions हैं तो? जी. 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 सर मुझे उतना कौन-कौन इस टेक्नोलॉजी के मुझे उतना आइडिया नहीं है सर उस चीज का, मतलब इसको थोड़ा देखना पड़ेगा. हाँ बस. जी. 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 हाँ यस सर, वो मैंने डाला नहीं, मुझे थोड़ा और डालना चाहिए था. जी. जी. ओके. कौन सा? जी. यस सर, लेकिन फिर भी सर जो बायोमास का जो एनर्जी. जी.
यस सर। अभी इसको काफी चेंज आ गया है, 308 गीगावाट हो गया है। ओके और अभी जैसे कि मैडम का है तो अपडेट हो जाएगा। जी 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 ओके और सर एक इसमें सोलर इंक्लूड नहीं है। जी जी यस सर। जी जी इसमें 4 भी इंक्लूड 4 भी आएगा। यस सर। जी जी रेसिड्यूज मीन सर बाद में सिर्फ एस बदलना है, उसमें एस एस जो है वो रेसिड्यूज होगा, उसका कुछ लेंथ। जी डायरेक्ट कंबशन, इसमें कुछ नहीं है, जस्ट बर्निंग। जी सर। जी 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 क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। जी सर पांड्यन सर बायोचार का कुछ आप बता सकते हैं क्या? कुछ ऐसे लिमिटेशन है कितना परसेंटेज हम लोग को फील्ड में 5? जी 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 सर एक्चुअली हमने जी 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 यस सर। सर ये थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज कॉस्ट से रिलेटेड में है तो अभी जी 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 यस सर।
तो कॉस्ट का इनपुट, यस सर, कॉस्ट इकोनॉमिक्स, ओके, यस सर, जी, ओके सर। हेलो 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 सर, अभिनव सर, थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए, म्यूट नहीं है। हेलो अभिनव सर, सर आपकी आवाज आ रही है, लेकिन हमें बस कैमरा नहीं दिखाई दे रहा। आपकी आवाज हेलो, आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है सर आपकी? अभिनव सर, हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ अच्छा, हाँ सर, इस मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह? सर टॉपिक से रिलेटेड मेरा इतना ही कहना है, क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन इतना ही कहना है कि ये वन डे वर्कशॉप रखा है पैलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बिल्ड करने के लिए। जी सर। मैं बदरपुर में और यहाँ पर 2 दिन से मैं यही देख रहा हूँ कि मुझे कोई समझाए कि मेरी जेब से कितना पैसा लगना है और मेरी जेब में कितना पैसा आएगा तो मैं पैलेट प्लांट लगाऊं। ये अच्छा। मुझे 2 दिन में अभी तक कुछ सुनने को नहीं मिला है। अच्छा, हम विषय से भटक रहे हैं। मुझे ये सुनना है कि पैलेट प्लांट में लगाऊं तो सर क्यों लगाऊं? नहीं तो सर, ये जब कोई आ ही नहीं रहे। नहीं सर, अभी अभी आ जाएंगे आपके पास सर। हमारे पास 2 बहुत बड़े-बड़े मैन्युफैक्चरर हैं यहाँ पर, उन लोगों का अच्छा प्लांट है सर, और कहिएगा तो मैं उनसे आपको डिस्कशन करवा देता हूँ सर। हाँ, वो हाँ, उनको ही वो तो क्योंकि उनको ही सर विषय देखिए, रखवाने हमारे दीजिए ना, पास जो ये नागपुर में बताएं। एक बहुत सर प्लीज, नागपुर में हमारे पास बहुत बड़े सर ये पैलेट मैन्युफैक्चरर हैं, तो जो कि उनको ही सर कटारिया एंड करवाने सन के दीजिए कि नाम से मुझे हैं सर। कितनी जगह चाहिए, कितना प्लांट लगा अपने बिल्डिंग लगाना पड़ेगा, उसमें कितना पैसा लगेगा, वो पैसा मुझे मुझे कितना लगाना है, मुझे बैंक से कितना मिलेगा, बैंक से क्या रेट में मिलेगा, फिर मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आएगा, और फिर मुझे एनटीपीसी में क्या रेट मिलेगा, और मुझे फिर कितना पैसा बचेगा। सर ये तो मैं प्लान लगाऊंगा, नहीं तो क्यों लगाऊंगा? सर प्लीज 2 मिनट में वेट कीजिए। मैं आपको एक यहाँ पर कटारिया जी हैं, मैं उनसे आपको बात करवा देता हूँ सर। जी हाँ सर प्लीज, एक मिनट। नहीं है ना? हाँ सर प्लीज, एक कटारिया जी आ रहे हैं सर, प्लीज इनसे बात कर लीजिए सर। हाँ हेलो हेलो जी जी भैया, जय श्री कृष्ण। बताइए क्या क्वेरी थी आपकी पैलेट बस मैन्युफैक्चरिंग क्वेरी के तो रिस्पेक्ट ये में? है कि इस पैलेट प्लांट बिल्डिंग प्रोग्राम है, उसमें पैलेट प्लांट लगाने के बारे में कोई नहीं बता रहे। बाकी अभी तक जो सुने हुए हैं, सब कुछ वेबसाइट अपने इंटरनेट पे देखा हुआ है, वो सब बता रहे हैं। हमें सब कुछ पता है, बायोमास मिल रहा है वो, लेकिन अब पैलेट प्लांट लगाऊं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा, मुझे कितना लगाना पड़ेगा, ये सब थोड़ी सी जानकारी मिल जाए। अब वैसे पैलेट का पैसा कितना मिलेगा वो तो पूरा एनटीपीसी के हाथ में है। जो एमओपी से आए हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके हाथ में दारोमदार है कि वो क्या प्राइस ऑफर करते हैं। सेकेंडली, जो इन्वेस्टमेंट है ओवरऑल, मेरे ख्याल से जो शुक्ला जी ने दिए थे फिगर्स, वो बहुत ज़्यादा क्लोज थे एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट है उससे, कि जो 2 टन पर आवर का जो इन्वेस्टमेंट है वो मोर और लेस 3 to 5 करोड़ रहता है फॉर अ रिंग डाई प्लांट। इसमें इसकी टेक्नोलॉजी की रिस्क सबसे कम है वैसे आज के डेट में देखा जाए, कंसिडरिंग जितना एक्सपेरिमेंट हुआ है इस पे। बाकी ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज बहुत सारी हैं, जैसे एक अपना फ्लैट डाई वाली है और एक ब्रैकेट मशीन से जो आप ऑलरेडी ट्रायल ले रहे हो, उसमें इन्वेस्टमेंट कम रहेगा एंड ओवरऑल कॉस्टिंग भी कम होगा। ट्रायल टेस्टेड नहीं है, मतलब मैं आज उसको वाउच नहीं कर सकता, बट वो टेक्नोलॉजी है, लोग बना भी रहे हैं। आप उनमें से एक हो, मेरे को मालूम है, तो उस पर शायद आप थोड़ा डिटेल में बता पाएंगे। बट बाकी
लैंड रिक्वायरमेंट आपको कम से कम 4 से 5 एकड़ तो बेर मिनिमम लगेगा ही लगेगा टू पुट अ पेलेट प्लांट, क्योंकि आपको बायोमास प्रोसेस करना है और वॉल्यूम डेंसिटी बहुत कम होती है बायोमास की, तो एरिया बहुत ज़्यादा लगेगा। एंड लैंड एंड बिल्डिंग में भी करीब करीब आप समझिए कुछ नहीं तो 1.5 से 2.25 करोड़ तो बेर मिनिमम इन्वेस्टमेंट जाता ही जाता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी कॉस्ट होती है पूरा प्लांट को फ्लोरिंग करने की, क्योंकि जी। बायोमास को आप ओपन ग्राउंड पे नहीं रख सकते, मिट्टी मिक्स हो जाएगी तो ऐसी क्वालिटी खराब हो जाती है। सबसे 2 क्रिटिकल टन पार्ट पर होता है आवर उसकी का कॉस्टिंग प्लांट बहुत ज्यादा है। पूरा टोटल कंप्लीट कितने में लगता है? पूरा प्लांट लगेगा कम से कम आप समझिए 2 से 2.5, जो शुक्ला जी ने पूरा प्रोसेस बताया था उनके स्लाइड में, अगर जो जी, सबने इंक्लूडिंग गौर किया इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी सब कुछ? नहीं, वो प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट बता रहा हूँ फॉर 4 to 5 TPD। मैं इसलिए तो फिर लैंड और बिल्डिंग मोटा मोटी कितने का पड़ेगा? लैंड बिल्डिंग डिपेंड करेगा कि आप कौन से एरिया में ठीक ढूंढ है, रहे हैं लैंड को छोड़ land। दीजिए, बिल्डिंग कितना पड़ेगा? बिल्डिंग आज के रेट में 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट आती है एवरेज में, जो लैंड बिल्डिंग आप बनाते हो नहीं, पीवी इसमें शेड। आवश्यकता कितनी होगी मोटा मोटा ये पूछ रहा हूँ। हाँ जी, इस पेल प्लांट में कितना आवश्यकता होगी? स्क्वायर फीट की कितनी रिक्वायरमेंट होगी आप इसको वैसे तो 10,000 स्क्वायर फीट में भी लगा सकते हो मशीनरी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10,000 के हिसाब से 1 करोड़ का बिल्डिंग हो गया, बाकी की मिला के 25 सवा करोड़ का कुल मिला के हो गया। ये बहुत ज्यादा वेरीड है, मतलब आप बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग बेर मिनिमम 20,000 स्क्वायर फीट पकड़ के चल रही है, वही हिसाब से मैंने 1.5 से 2.25 करोड़ बोला, क्योंकि बिल्डिंग की भी कॉस्ट करीब करीब 800 से 1000 रुपए के बीच में वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। और कोई क्वेरी है आपको मुकेश भाई? हेलो, कैपिटल कॉस्ट कितना चाहिए कैपिटल कॉस्ट किस में? प्लांट के लिए 2 टन पर आवर का? वर्किंग कैपिटल कॉस्ट तो बहुत ज्यादा लगता है, करीब करीब आप समझो जितना प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग में लगेगा उतना ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको रॉ मटेरियल में भी लगेगा, क्योंकि पूरे साल का रॉ मटेरियल बायोमास आपको प्रोक्योर करके 2.5-3 करोड़ रुपए लगेगा। हाँ, अगर जो आप 4 to 5 टन पर आवर की प्लांट लगा रहे हो या 2 टन पर आवर का भी लगा रहे हो तो प्रोविजन आप कभी भी ज्यादा रखोगे, मतलब बेसिकली मतलब 2.5 से 3,000 रुपए मल्टीप्लाई कर लो जितने टन का आपका प्लांट है इंटू 12 महीने, या एटलीस्ट 7 महीने तक वो करना ही पड़ेगा, 7 मंथ्स तो करना ही पड़ेगा क्योंकि बारिश का है। हाँ, 6 करोड़ रुपए कुल मिला के प्लांट कॉस्ट है सब मिला। हाँ हाँ, ठीक है, उसमें फिर रेट क्या मिलता है, उस हिसाब से आउटपुट क्या है, मार्जिन क्या है, ये जानना चाह रहा था। एनटीपीसी चलो छोड़ो, लेकिन अपने एनटीपीसी ने भी रेट निकाला है 1.78 का रुपी पर किलो कैलोरी। आप उसके हिसाब से करोगे तो कुछ कॉस्टिंग नहीं बैठती वैसे तो, बट अदरवाइज ओपन मार्केट के प्राइस जो हैं, जो शुक्ला जी ने बताया, इट वॉज अगेन वेरी रेलिवेंट। 6,500 रुपए के करीब करीब का प्राइस रहता है, तो आप समझ लो 2,500 रुपए का रॉ मटेरियल, 2,200-300 रुपए का आपका कन्वर्जन, शुक्ला जी ने वही बताया था ना। हाँ, 4,800 हो गया। जीसीबी कितना होगा उसमें? 3,600-3,500 करीब करीब, उसके ऊपर तो उस हिसाब से जीसीबी का रेट कितना पड़ना चाहिए? मोबाइल पे शुक्ला जी के जो पर कैलकुलेशन है आप उस हिसाब से डिवाइड कर लीजिए मोर और लेस, नहीं ज्यादा जाना चाहिए, कम से कम 2.2 रुपी पर किलो कैलोरी इज दी राइट। ये फैक्ट्री रेट